हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासमेट गुरु में। हम लोग जैसा कि साइंस का एनसीईआरटी जो है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि साइंस के कितने पार्ट हैं और अलग अलग पार्ट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो साइंस है बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। उसमें भी एनसीईआरटी खास करके देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, एनसीईआरटी का योगदान है बहुत सारे परीक्षाओं में। तो एनसीईआरटी इसलिए ज़रूरी है, देखिए जो आपका डिफिनीशन उसमें दिया गया है हो सकता है पूछे या ना पूछे, वो अलग बात है, लेकिन उसके डिफिनीशन से आपके माइंड में जो उसका डिफिनीशन अगर हमेशा रहेगा या हमेशा ना भी रहे, एक आइडिया बनी रहेगी, तो उससे संबंधित जो प्रश्न है वो आप कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि पिछले क्लास में कि जो अनाज वृत्ति किसे कहते हैं, एक बीजपत्री पौधा कौन कौन है, द्विबीजपत्री पौधा कौन कौन है, सिराएं कौन कौन होती हैं, फिर एक सिराओं में फिर कौन कौन से होती हैं, फिर ऐसे कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें सिराएं जो हैं जालीनुमा होती हैं, और कौन कौन ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी सिराएं बिल्कुल समानांतर होती हैं, ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने जड़ों के बारे में देखा, जो प्लांट्स के जड़ें होती हैं वो कौन कौन ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जड़ें जो होती है झकड़ा प्रकार की यानी थोड़ा रेशेदार प्रकार की पाई जाती हैं, और कौन कौन ऐसी जो जड़ें होती हैं जिसमें मूसला प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। ये हम लोगों ने कल बिल्कुल ही देखा था, अगले मतलब पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था उसको। फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन ऐसे पौधे हैं जो बिल्कुल जिसको झाड़ी कहा जाता है, किसको किसको जो है साग कहा जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने स्पष्ट चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे, यानी हम लोगों को देखना है आज विटामिन्स के बारे में, कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। और आप जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए इसको दो तरह से दिखा सकता है। अगर इसी को हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपसे क्या पूछा जा सकता है। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो इसमें आपसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, कार्बन होता है कि नहीं होता है, हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, वो तो केमिस्ट्री की बात हो गई। लेकिन हम लोग इसका जो बायोलॉजिकल पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात इसका हम लोग देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट का महत्व क्या है, और जो जीवन है, लाइफ है। अब लाइफ किससे है, जो जीव है। अब जीव मीन्स जो सजीव है, सजीव मतलब जो श्वसन करते हैं, जिनमें पोषण होता है। तो पोषण होगा कब, न्यूट्रिशन से। तो इनसे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि यानी इसका बायोलॉजिकल प्रभाव क्या है, ये हम देखेंगे। तो किसी भी यौगिक का मुख्यतः तो दो प्रभाव होता है, एक तो रासायनिक प्रभाव उसका क्या है और एक जैविक प्रभाव क्या है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जैविक प्रभाव के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट पाया किसमें जाता है, कार्य क्या है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो एनसीईआरटी, आपका जो एनसीईआरटी है उसमें बिल्कुल मेंशन करके रखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट का कहाँ यूज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज हो गया। अब देखिए जो ग्लूकोज है इसका सूत्र पूछ सकता है आपको, C2 एक चीज जो प्रश्न पूछेगा ग्लूकोज से वो आपसे ये पूछ सकता है कि जो ग्लूकोज है वो उस ग्लूकोज में कौन कौन से तत्व होते हैं। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये पूछ सकता है। तो ग्लूकोज हो गया, या शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले। तो ऐसे यौगिक जो शरीर को बिल्कुल तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं।
जैसे ग्लूकोज आप देख सकते हैं, ग्लूकोज एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। अब कार्बोहाइड्रेट में जो होता है, हमारे जो खाद्य पदार्थ है, जो ऊर्जा है, आहार में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, आसानी से उपलब्ध भी है। यानी शरीर को तुरंत एनर्जी जब चाहिए तो शरीर को, चूंकि आप देखिए एक चीज और, कि शरीर अगर हमारा कार्य कर रहा है तो शरीर हमारा कार्य कब करेगा, उसका पॉइंट है कि हमको एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब एनर्जी जो है तुरंत प्रदान करनी हो तो उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अब जैसे ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है, किन किन वस्तुओं में, खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, किन किन अनाजों में पाया जाता है, तो उसको हम देख सकते हैं। ये मुख्यतः पाया जाता है, जैसे अनाजों की बात की जाए तो गेहूं में, चावल में, मक्का में, साग की बात की जाए तो आम, भाजी जो है, इन सब चीज़ों में। अब जैसे सब्जियों में मुख्यतः देखा जाए तो मुख्य सब्जियों में आलू और शकरकंद, यह जो है प्राथमिक स्रोत है इसका। यानी इसमें अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और आसानी से उपलब्ध भी है। फिर अनेक फल होते हैं, जैसे केला हो गया, इसमें पाया जाता है, अनानास हो गया, इसमें पाया जाता है, फिर आम हो गया, इसमें भी पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फिर शुगर केन जो हो गया, उसमें भी पाया जाता है। यानी गन्ने में भी सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट वह यौगिक होते हैं जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब किसी भी जीव जो है, कोई भी जीव जो है, उस जीव को चलने के लिए, वर्क करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ऊर्जा, और जो ये ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहाँ से लेता है वो, तो आप जानते हैं कि एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है संचित होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके रूप में संचित होती है। तो इसके रूप में संचित होती है, तो इसका स्रोत क्या है, तो पहले हम लोग केवल इसमें, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछ सकता है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। या निम्न सब्जियों का नाम 4-5 दे देगा, उसमें से पूछेगा कि इसमें से कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, किस में उपस्थित होता है, सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट किस में उपस्थित होता है। तो एक तो आप देख सकते हैं शुगर केन में उपस्थित होता है, आलू में भी उपस्थित होता है, गन्ना, केला, अनानास, आम, मक्का, चावल में भी ज़्यादा होता है, बाजरा, गेहूं, शकरकंद, इस सब में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तत्व भी पूछ सकता है। आगे है वसा। वसा क्या होता है, वो भी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप पूछेंगे कि जब कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करता है और वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वह तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन जो वसा है वह वसा क्या करता है, दो कार्य करता है। एक तो ऊर्जा देता है, तो ऊर्जा वो तो ज़्यादा मात्रा में देता है और मुख्य रूप से मतलब उसका ऊर्जा देने का प्रोसेस लंबा है, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ कि वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एक तरह से क्या कर सकता है, शरीर के ताप को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे आप देखे होंगे ध्रुवी भालू को, जो मुख्यतः सर्द वाले इलाके में पाए जाते हैं, ज़्यादा शीत वाले इलाके में पाए जाते हैं, बहुत ठंड वाले इलाके में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको ठंड नहीं लगती है। उसका कारण क्या है कि उनकी त्वचा के नीचे मोटी परत के रूप में क्या है, वसा है। तो वसा क्या करती है, शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको बाहर जाने से रोकती है और बाहरी टेम्परेचर को अंदर आने से रोकती है। वैसे मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर में भी त्वचा के अंदर वसा है। वसा क्या कार्य करता है, हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर को सामान्य रखने का कार्य करता है। अर्थात आप देख सकते हैं कभी भी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो हाँ बुखार लग जाए तो 1-2-3% बढ़ता है, अलग बात है, लेकिन बाहरी टेम्परेचर से क्या, बाहर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो शरीर का भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है क्या, बिल्कुल ही नहीं। तो वह कौन टेम्परेचर को रोकता है, तो वसा रोकता है। तो हम देख सकते हैं वसा मुख्यतः दो प्रकार के, एक संतृप्त वसा होता है, एक असंतृप्त वसा होता है। तो वसा में जैसे घी हो गया, तेल हो गए, ये सारी चीज, तो ये सब खाद्य पदार्थ जो होते हैं वसा कहलाते हैं, यानी जिसमें तैलीय पदार्थ होते हैं उसे वसा कहा जाता है। अब ये वसा दो प्रकार के होते हैं, एक वनस्पति होता है, एक जंतु के आधार पर भी, यानी जंतुओं के जो शरीर से निकाला जाता है वह जंतु वसा कहलाता है। जैसे मछली हो गई, उसमें से वसा जो निकाली जाती है, या फिर भी और बहुत सारे जीव जंतु हैं जिससे निकाली जाती है, तो
वो जंतु वसा हो गया। और जो वनस्पति से जैसे पेड़ पौधों से निकाला जाता है वसा, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, या फिर से नारियल्स का ऑयल जो हो गया वो हो गया कोकोनट ऑयल्स। तो ये सब क्या हो गए, ये कैसे वसा है, वनस्पति वसा है। तो वसा के दो प्रकार, एक संतृप्त एक असंतृप्त, और स्रोत के आधार पर भी दो प्रकार के, एक पादप पे आधारित है और एक जंतु पे आधारित। तो वसा दो वस्तुओं पे, दो चीज़ों पे आधारित हो सकता है, पादप पर भी और जंतु पे भी। अब जैसे आप देख सकते हैं किसमें किसमें वसा पाया जाता है। तो वसा किसमें किसमें पाया जाता है, मूंगफली में, अखरोट में, बादाम में, मेवे में, कद्दू में, सूरजमुखी में, सरसों के बीज में, ये सब वसा पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं वसा दही में भी पाया जाता है, बादाम में भी पाया जाता है, काजू में, तिल में, सोयाबीन में, मूंगफली में, अखरोट में, सूरजमुखी के बीज में, पिस्ता में, मक्खन में। सर्वाधिक वसा किसमें पाया जाता है, मक्खन में, दही में पाया जाता है। तो ये आपसे स्रोत पूछ सकता है कि वसा का स्रोत क्या है। मछली में भी वसा पाया जाता है, लेकिन वो किस पे आधारित हो जाएगा, जंतु पे आधारित हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने वसा के बारे में देखा। अब आप देखेंगे आगे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमको क्या करता है, विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करता है, वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है। ये पूरा का पूरा जो है एनसीईआरटी में मेंशन है, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट से वसा हम लेते हैं, ऊर्जा जो लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा लेते हैं वो तो तुरंत यूज हो जाती है, लेकिन जो वसा वाली ऊर्जा होती है वह चूंकि लास्ट में उसकी पाचन होती है तो इसलिए वह संग्रहित रहती है। तो इस तरह से हम लोगों ने वसा के बारे में भी देखा। आगे हम लोग देखेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन भी एक प्रकार का, एक अलग प्रकार का आहार है, आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे, जो क्या मुख्य रूप से दूध से, दाल से, ये सब प्रोटीन के, यानी प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत जो है वो कौन है, दूध है और दाल है। खिलाड़ियों को अपने मांसपेशियों मुख्य रूप से क्यों, या क्यों मतलब प्रोटीन क्यों जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है ताकि अपने शारीरिक वृद्धि के लिए, कुछ हार्मोन्स की वृद्धि के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। शारीरिक वृद्धि के लिए अगर प्रोटीन की कमी हो जाए शरीर में तो क्या होता है, बौनापन नामक रोग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो खिलाड़ियों को देखे होंगे कि मांसपेशी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रोटीन का करते हैं। सेवैया जो होती हैं उसका भी प्रयोग किया जाता है, उससे भी प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके साथ से बहुत सारे लोग, जैसे प्रोटीन दो, इसका भी दो स्रोत है, इसके जंतु से भी लिया जा सकता है प्रोटीन, और पेड़ पौधों से भी लिया जा सकता है, तो इसके भी दो स्रोत हैं। पेड़ पौधों से जैसे दालों से सर्वाधिक मात्रा में वसा जो है दालों में, फलियों में मिलता है, मटर और मेवों में मिलता है। जंतु स्रोत में जैसे दूध से, पनीर से, अंडा से, मछली से, मांस से, इससे भी वसा प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधों वाला स्रोत देखा जाए तो दालें और फलियां हो गए, मटर मेवे हो गए, और जंतु स्रोत देखा जाए तो दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, ये जंतु स्रोत है मतलब प्रोटीन का। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है आपको। तो यह वसा क्या कार्य क्या है, हमारे शरीर में वृद्धि और मरम्मत करना, यानी कोशिकाओं का मरम्मत करना। जैसे देखते होंगे आप कि आपके शरीर में कहीं कट गया या चोट लग गया, फिर कुछ दिन के बाद सही हो जाता है, तो वो कौन मरम्मत करने का काम कौन करता है, यही प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन का काम क्या है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना में सहायता करना। तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। तो ये पूछ सकता है शरीर वर्धक भोजन कौन है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या आप बताएंगे, प्रोटीन बताएंगे। तो प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है, मतलब शरीर की वृद्धि के लिए और मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जैसे अरहर दाल में, राजमा में, सोयाबीन में, मटर में, चना में, मूंग में, ये सब प्रोटीन पाया जाता है। तो प्लांट्स में हो गए। और अगर एनिमल्स में देखा जाए तो मछली में, मांस में, दूध में, पनीर में, अंडा में, ये क्या हो गए, जंतु हो गए। तो जंतु में, और तो प्रोटीन को हम देखें कि प्रोटीन का भी स्रोत दो तरह से है, एक प्लांट से भी है और एक एनिमल से भी है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया प्रोटीन हमारा। फिर आगे देखते हैं विटामिन। जैसे आप लोग सुने होंगे कि एक स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग किस में होता है, दांतों में हो जाता है, जिसको पायरिया कहा जाता है, पायरिया। तो यह रोग जो होता है तो इसमें सबसे ज्यादा सहायक होता है नींबू। नींबू की सहायता से ठीक किया जा सकता है स्कर्वी को। तो आखिर होता क्या है नींबू में, साइट्रिक एसिड। क्या होता है, साइट्रिक अम्ल, इसमें होता है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल किस विटामिन में,
विटामिन सी में। यानी इसमें कौन सा, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से आपसे पूछ सकता है कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें, तो इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस नींबू में, संतरे में जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक। और इसमें पाया क्या जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अब हम लोग देखेंगे कि 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या खोजा था। मानव आदि के गर्दन में अगले भाग में सूजन हो जाती थी। आप जानते होंगे एक रोग हो जाता था पहले लोगों को, घेघा रोग, जो गर्दन में ऐसे बड़ा सा ऐसे हो जाता था। वो क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पे एक ग्लैंड है, यहाँ गर्दन पे एक ग्लैंड है, ग्रंथि है। उस ग्रंथि का नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। अब इससे एक हार्मोन्स निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इससे निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। अब यह थायरॉक्सिन हार्मोन, इसका संबंध किससे है, आयोडीन से है। तो इसी आयोडीन की कमी से क्या हो जाती थी, घेघा रोग हो जाती थी। तो आज आप देखते हैं कि नमक में जितने भी लगभग नमक आते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है, आयोडीन मिलाया जाता है इसकी कमी को दूर करने के लिए। तो आज ये बीमारी बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि नमक आज जो हम लोग खाते हैं उस नमक में आयोडीन मिला हुआ है। तो जैसे देखते होंगे आप, उसके पैकेट पे लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक। तो ये क्या करता है, ये मुख्य रूप से घेघा रोग इससे कम करता है, यानी थायरॉक्सिन को कंट्रोल करता है जो थायराइड ग्लैंड में। तो घेघा रोग में कौन सा ग्लैंड प्रभावित होता है, थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन हार्मोन, आयोडीन आप याद रखेंगे, आयोडीन से इसकी कमी को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना शुरू किया गया। अगला है विटामिन। अब देख सकते हैं हम लोग विटामिन से कौन कौन सा रोग होता है, क्या लक्षण है। विटामिन ए, इसमें रतौंधी हो जाती है, तो अंधेरा रात में कम दिखाई देता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, ये हो जाता है रतौंधी, ठीक। बी1, अच्छा विटामिन बी जो है कई प्रकार का, विटामिन बी1, बी2, बी3 ऐसे होता है, बी कम्प्लेक्स उसको कहा जाता है। तो विटामिन बी1 जो है उसकी कमी से क्या होगा, बेरी रोग हो जाता है। और ये क्या होती है, बेरी रोग में पेशियां जो होती हैं दुर्बल हो जाती हैं, काम करने में ऊर्जा की कमी होती है, ऊर्जा व्यक्ति के पास नहीं रहती है विटामिन बी1 में। फिर विटामिन सी हम लोग देखा है, स्कर्वी होती है, मसूड़ों में खून निकलना, पायरिया वगैरह होता है, तो विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, मुलायम होकर मुड़ जाती हैं हड्डियाँ। सूर्य का प्रकाश सबसे बड़ा इसका स्रोत है, सूर्य का प्रकाश इसका सबसे बड़ा स्रोत जो है गाजर है, आंवला है, ठीक। इसका सबसे बड़ा स्रोत जो है संतरा है, नींबू है, ठीक। वैसे कैल्शियम की कमी से क्या होती है, अस्थियां और दंतक्षय हो जाता है। दंतक्षय हम लोग पढ़ेंगे जब क्लास 9 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तब उसमें हम लोग को स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। तो कमजोर अस्थियां और दंतक्षय हो जाता है। फिर आयोडीन की कमी से हम लोग देखा घेघा रोग हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है और रक्त अल्पता हो जाती है, ये सारी चीजें। अब देखिए एक होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो ऐसा आहार, ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के तत्व मौजूद हों, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मुख्य रूप से उचित मात्रा में मौजूद हों, उसे कहते हैं संतुलित आहार। तो सभी पोषक तत्व जो है रुक्षांश और जल सहित मात्रा में क्या हो, प्रस्तुत हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार। जैसे आप एक पैकेट अगर लें, जैसे मान लीजिए चना का पैकेट है, तो आप देखते होंगे उसमें जरूर लिखा होगा कि प्रति 100 ग्राम में, उसमें पीछे आप जाएंगे, कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं खाने वाला, तो उसके पैकेट के पीछे लिखा होता है कि ऊर्जा इतना किलो कैलोरी है। तो इसका मतलब ऊर्जा मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट दिया है। वसा 6.26 ग्राम है, ये फैट दिया है। फिर कार्बोहाइड्रेट दिया है, प्रोटीन दिया है, ये सारी चीजें। तो ये पूरे मिलाकर क्या कहलाएंगे, संतुलित आहार, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हों, जो शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, संतुलित आहार। तो अब हम लोग देखेंगे मिलेट्स। आप समझ रहे होंगे मिलेट्स का मतलब होता है मोटे अनाज। अच्छा आज के पहले, आज तो
हाइब्रिड का बहुत ज़्यादा ज़माना चल गया। आज के बहुत वर्ष पहले जब हम लोगों के दादाजी लोग या उनसे पहले के जो लोग होते थे, उन उत्पादन कम होता था थोड़ा, लेकिन खाद्य पदार्थों की मतलब ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और आसानी से फसलें हो जाती थी। आज हम लोग क्या खा रहे हैं? आज हम लोग जो भी फसलें जिनका उपयोग कर रहे हैं उसमें अत्यधिक मात्रा में या तो वह केमिकलाइज्ड हैं या तो वह किसी न किसी फर्टिलाइज रूप में है। इसलिए बीमारियां भी आजकल ज़्यादा बढ़ रही हैं। और पहले में जितने भी अनाजें मतलब बोई जाती थी, मोटी अनाजें होती थी, जैसे मल्टाउंस हो गया, आप जानते होंगे, मोटे अनाज, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सब इसकी रोटियां जो है वो बनती थी इनके आटा का। फिर ये चावल से बनता था, तो उससे क्या होता था, वो लोग खाते थे तो जानते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जीते थे। उसका कारण यही है कि एनर्जी ज़्यादा मिलती है। और ये भी एक कारण है दूसरा कि कम पानी में हो सकती है, तो पानी की कम आवश्यकता होगी, जल की कम आवश्यकता होगी और आसानी से उपलब्ध भी हो जाए, आसानी से फसल हो सकती है। तो दोनों लिए लाभदायक है। एक तो ऊर्जा के लिए भी संपूर्ण न्यूट्रिएंट मिलते हैं, सभी पोषक पदार्थ मिलते हैं उसमें, और दूसरा कम पानी में हो भी सकता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया है 2023 को। तो अलग अलग जलवायु को सहायता से इसको उगाया जा सकता है। इन मोटे अनाजों को गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थों के थैले द्वारा उत्पादक से कुल दूरी को क्या कर किया जा सकता है, फूड माइल कहा जाता है, ये सारी चीज़ें। तो आप समझ सकते हैं कि मिलेट्स की कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वहाँ भी उगाया जा सकता है जहाँ जलवायु अनुकूल न हो, तो वहाँ भी उग सकता है। पानी की कम आवश्यकता है में भी उग सकता है, कम पानी में भी उग सकता है। और दूसरा चीज़ कि इसमें पूर्ण न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न हम लोगों का आज का जो हम लोग मैप बेसिक जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन है अजोब सागर निम्न में से किस देश से सीमा साझा नहीं करता है। क्या कह रहा है? अजोब सागर। तो हम लोग प्रतिदिन मैप बेस भी प्रश्न करते हैं जिसमें से अजोब सागर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो अजोब सागर देखिए, ऑप्शन क्या है हमारा? पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा है रूस, तीसरा है यूक्रेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं अजोब सागर से कौन कौन सीमा साझा करता है, पहले हम देख लें। तो ये है सी ऑफ अजोब, आप देख रहे होंगे। यूक्रेन बिल्कुल ही सीमा साझा कर रहा है, तो यूक्रेन तो कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रसिया यहाँ पे है, देखिए रसिया बिल्कुल सीमा साझा कर रहा है, रसिया भी कर रहा है, तो ये दोनों सीमा साझा कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है। इराक क्या कर रहा है? क्या टर्की भी नहीं कर रहा है, हाँ ब्लैक सी से कर रहा है, लेकिन इराक नहीं कर रहा है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तो यह हो जाएगा। लेकिन हम और भी अत्यधिक जानकारी इससे लेंगे, और अत्यधिक जानकारी के लिए हम देखते हैं मैप पे। देखिए ये है हमारा अजोब सागर, ये है अजोब सागर। तो अजोब सागर के बारे में हम देखते हैं। ये है आपका अजोब सागर। अब इस अजोब सागर का देखिए सीमा कहाँ से है, ये यूक्रेन है। तो थोड़ा सा अगर हम देखें और विस्तार से तो आप देख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा लिया जाए तो देखिए अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये आपका एरिया जो है वह है यूक्रेन, यह यूक्रेन हो गया। यह जो एरिया है रसिया का हो गया। तो सीमा दो से लगा रहा है, एक रसिया से इधर से यूक्रेन से। ये है अजोब सागर। फिर किससे सीमा साझा कर रहा है? देखिए ये कौन सा सी है? ब्लैक सी, काला सागर से। अब इधर देखिए, इधर आप देख सकते हैं टर्किया, तो टर्की यहाँ तक है, टर्की से तो सीमा साझा कर ही नहीं रहा है। रसिया किससे करता है? जॉर्जिया से करता है। ये जॉर्जिया वाला एरिया है, ये वाला एरिया आप देख रहे होंगे, ये जॉर्जिया का एरिया है। तो ये जॉर्जिया हो गया, ये अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि अजोब सागर का सीमा किससे है? यूक्रेन से है, रसिया से है। लेकिन हम और एक कदम आगे की तरफ चलेंगे। ब्लैक सी से पूछ सकता है कल के डेट में आपसे कि ब्लैक सी से कौन कौन से देश जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन करते हैं? एक तो इधर से कौन कर रहा है? देखिए यूक्रेन कर रहा है। इधर से कौन कर रहा है? रसिया कर रहा है। तो दो हो गए, यूक्रेन, रसिया। तीसरा इधर से देखिए ये वाला जॉर्जिया कर रहा है। फिर चौथा इधर से कौन कर रहा है? टर्की कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है। फिर उसके बाद से अगर हम देखें बुल्गारिया कर रहा है। फिर यहाँ से देखिए ये कर रहा है, ये भी रोमानिया है, रोमानिया भी कर रहा है। क्या
मोल्डोवाज कर रहा है क्या यहाँ पे? ये देखिए, ये तो इधर अंदर है, मोल्डोवाज बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। इस तरह से हम लोग देखें कि अगर काला सागर से पूछा जाए कि ब्लैक सी से कौन सीमा साझा करता है, तो ब्लैक सीमा से साझा करता है एक जॉर्जिया, एक टर्की, 2 एक बुल्गारिया, 3 एक रोमानिया, 4 एक यूक्रेन, 5 एक रसिया, 6 देश सीमा साझा करते हैं। यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, तुर्किया, बुल्गारिया, रोमानिया ब्लैक सी से सीमा साझा कर रहे हैं। और अजोब सागर से कौन कौन सीमा साझा कर रहे हैं? यूक्रेन कर रहा है, रसिया कर रहा है। और सी से देखा जाए तो यह सी कर रहा है, कौन सा? ब्लैक सी से। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अजोब सी से कौन कौन सीमा साझा करते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न हम लोग चले। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है सूडान से सीमा साझा करने वाले देश। कौन कौन देश जो है सूडान से सीमा साझा करते हैं? तो देख लीजिए, सूडान से सीमा साझा कौन कौन। अब सूडान पड़ता कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, साउथ अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है आपका सूडान। तो हम लोग देखें सूडान, सूडान के बारे में। तो सूडान है कहाँ? देखिए, साउथ अफ्रीका महाद्वीप में हम चलते हैं। देखिए, ये है सूडान आपका, ये है आपका सूडान, आप देख रहे होंगे। ये है क्या? सूडान। तो और थोड़ा सा आपको स्पष्ट करने के लिए, हाँ देखिए, अब देखिए, ये है आपका सूडान। अब कह रहा था सूडान से कौन कौन सीमा साझा करता है, तो देखिए कौन करता है। एक तो इजिप्ट कर रहा है, सीधे सीधे सीमा साझा कर रहा है। दूसरा यहाँ पर देखिए एक देश है इरिटेरिया, दूसरा इरिटेरिया कर रहा है। तीसरा इथियोपिया यहाँ कर रहा है, तीसरा हो गया। चौथा साउथ सूडान कर रहा है। पांचवा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कर रहा है। छठवां चाड कर रहा है। और सातवां लीबिया कर रहा है। तो सूडान से सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं? 7 देश हैं। और कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो कौन कौन से देश हैं? इजिप्ट है, इरिटेरिया है, फिर से इथियोपिया है, साउथ सूडान है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, उसके बाद से चाड है, लीबिया है। इसमें से कौन कौन से, ये भी पूछ सकते हैं आपको अंदर जाके, लीबिया किससे सीमा साझा कर रहा है? भूमध्य सागर से। देखिए, ये भूमध्य सागर है। इजिप्ट किससे सीमा साझा कर रहा है? भूमध्य सागर से भी कर रहा है। और ये है आपका रेड सी, ये है रेड सी। तो रेड सी से भी कर रहा है, भूमध्य सागर से भी कर रहा है, यानी दोनों से कर रहा है। वही सूडान की बात की जाए तो केवल रेड सी से कर रहा है सीमा साझा। और इसके एक और पड़ोसी देश है इरिटेरिया, ये बिल्कुल ये भी किससे कर रहा है? रेड सी से कर रहा है। बाकी इसके अंदर जो देश हैं, जैसे आपका देखो हो गया इथियोपिया, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन और चाड, ये किसी भी समुद्री सीमा, कोई भी समुद्री सीमा साझा नहीं करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सूडान का जो सीमा है वो 7 देशों से हो रहा है। इजिप्ट से हो रहा है, इरिटेरिया से हो रहा है, इथियोपिया से, साउथ सूडान से, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, चाड से और लीबिया से। इसमें से लीबिया और इजिप्ट ये भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। और यह इजिप्ट जो है दोनों से, भूमध्य सागर रेड सी दोनों से करता है, और सूडान रेड सी से केवल करता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो प्रश्न था वो प्रश्न का उत्तर क्या हुआ। अगर पूछ दिया होता कि कौन कौन नहीं करता है, तो आपको जैसे पूछ दिया होता है नहीं करने वाला जिबूती, तो देखिए जिबूती नहीं कर रहा था, ध्यान दीजिए एक बार। यह है जिबूती, यह है आपका जिबूती। देखिए ये सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पे है ये, और सूडान यहाँ पे है, तो ये पूछ देगा। फिर सोमालिया सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो ये हो गया हमारा आज का सेशन। आज हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे प्रोटीन के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि वसा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, विटामिन क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। और बिल्कुल ही ये अभी बेसिक है, इसलिए जो लोग बेसिक जानते हैं वो लोग परेशान ना हो, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग बिल्कुल सीखें। दूसरा चीज़ कि ये अभी बेसिक पॉइंट है, और इसके आगे आपको क्वेश्चन का तरीका एमसीक्यू सहित भी बताया जाएगा। तो पहले बेसिक फाउंडेशन मैं बना रहा हूँ, फाउंडेशन जब बन जाएगा फिर हम लोग चलेंगे उस पर, जो एमसीक्यू जो पीक्यू है, पीवाईक्यू है, उस पर चलेंगे। और पूर्णतः विज्ञान का जो हम लोग एनसीईआरटी जब पूरा कर लेंगे तो आप देखेंगे एक समय पे कि बिल्कुल ही आपको कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, यह स्पष्ट है। इसलिए आप अच्छे से वीडियो को लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इस पूरे सीरीज को हम पूरा
अंत तक चलाएंगे, ताकि अंत तक चलने के बाद एक फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाएगा और पूर्णतः आपको निःशुल्क रूप से प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आपके परीक्षा में बिल्कुल मदद करें। तो किसी भी वनडे एग्जाम में आप इसको जो है आप उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो इसी के साथ आज का जो है टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।